सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ये होता क्या है? जैसे CA होता है, हाँ who जी। handles accounts and taxes of individuals. हाँ जी। A CFP handles the overall financial health of an individual. इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग को कोई इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। Even 1,000 rupees का SIP done in 20s can reach to जो 1 से 2 लाख भी कमा रहा है आज की डेट में, वो भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है, ऐसा क्यों है? Gen Zs के लिए it is more like therapy. अगर वो बोर हो रहे हैं they start spending. अगर उनको भूख भी लग रही है they start spending. एज बेसिक एज बाइंग एन आईफोन। गौर से देखो, देश नहीं हाथ में 1 लाख का है। व्हाट डज फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली मीन्स? फाइनेंशियल फ्रीडम डजेंट मीन कि आपके पास 10 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं. इट ओनली मीन्स कि आपके पास हमें कितना परसेंटेज अपनी अर्निंग्स का सेविंग्स में डालना चाहिए? लोन्स इंडिया में बहुत लोग लेते हैं, स्पेशली घर बनाने के लिए। तो इज दैट अप्रोप्रिएट डिसीजन? बट डेप्रिशिएट होने के तो चांसेस नहीं है गोल्ड के। I mean it will not go. Hello everyone, welcome back to another episode of Arise Talks. This episode is going to be very very important for all the viewers out there because we will be discussing the most important topic in everyone's life today, that's money. And for the episode we have Pritika Sharma. She is a CFP. Thank you so much ma'am for joining us on this episode. Thank you for inviting me, Sukriti. So ma'am, पहले तो हम CFP की बात करते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ये होता क्या है? Certified Financial Planner is a certification that is given by FPSB India, which is a part of Global Financial Planning Standard Boards. ये इकलौता ऐसा सर्टिफिकेशन है जिसमें आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी जाकर अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो. इन लेमन लैंग्वेज इफ आई से, जैसे CA होता है, हाँ who जी। handles accounts and taxes of individuals. हाँ जी। A CFP handles the overall financial health of an individual. Okay, we help individuals and families in their overall finances, their investments, their risk planning, their estate planning, their tax management and everything. ओके, सो मैम ऐसा क्यों है कि CFP के बारे में इतना सबने इंडिया में सुना नहीं है, एंड पैन इंडिया आई थिंक 3000 से ज़्यादा CFPs हैं ही नहीं? Yes, in India there are around 3,000 CFPs, हाँ but जी। globally if we say there are more than 2.5 lakh CFPs. Okay. इंडिया में क्या है ना, people are mostly looking for free की advice. हाँ They are जी। not ready to pay anything to get guidance. उनको चाहिए टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से या पड़ोस वाले अंकल की गाइडेंस जो कि फ्री में मिल जाए. हाँ They are जी, not बिल्कुल। ready to pay anything. तो they don't go to CFP to take any kind of advice. बिल्कुल। But at present CFPs are booming in India and they are बिल्कुल। increasing at a good pace. बिकॉज इंडिया में मैम हमने देखा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को कोई इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। इनफैक्ट कोई समझना ही नहीं चाहता कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम उसी बारे में बात करते हैं कि जो भी व्यूअर ये एपिसोड देख रहा है वो समझ पाए कि फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सबको फ्री की एडवाइस चाहिए, तो इस प्लेटफॉर्म से Yes. उनको थोड़ी फ्री की एडवाइस भी मिलनी चाहिए। Yes. तो मैम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज आपको पता होना चाहिए आपके पास कितनी इनकम आ रही है, हाँ जी। आपके टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं, कहाँ पर खर्चा हो रहा है, कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आप कट डाउन कर सकते हो. इसका बेसिक फार्मूला होता है 50-30-20. 50% ऑफ वट एवर यू आर अर्निंग इट शुड बी इन योर एक्सपेंसेस, रेंट हो, ग्रोसरीज हो, वट एवर आर द बेसिक नीड्स. हाँ जी। 30% वॉन्ट्स, आपको घूमने जाना है, आपको कोई भी हॉबी कंप्लीट करनी है, एनीथिंग. And 20% should be your savings and investments. Okay. This is the basic criteria to do the financial planning. You should maintain a monthly budget जिसमें आपको हर एक एक्सपेंस का ट्रैक रखना ज़रूरी है. अंडरस्टूड. तो मैम अब जैसे कोई 18-19 साल का यूथ है एंड उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं? कोई अगर 18-19 ईयर्स का है हाँ तो जी। आई एम एज्यूमिंग दे विल स्टार्ट अर्निंग बाय द टाइम दे टर्न 2021. Yes. एंड इनिशियली दे शुड नॉट फोकस मोर ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग. उनको सबसे पहले फोकस करना चाहिए अपनी स्किल अपग्रेडेशन पे, बिकॉज अगर स्किल अपग्रेड करेंगे तो उनका इनकम भी अपग्रेड होगा. अगर स्टार्टिंग में दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग तो वो स्किल अपग्रेड कर ही नहीं पाएंगे. सबसे पहले स्किल अपग्रेड करें एंड ट्राई कि 20s की एज में आप 1000-5000 जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो. इवन 1,000 रुपीज़ का SIP डन इन 20s
can reach to 1.1 crore by the time you reach 60 years of age. So that is the part of compounding which one should know कि time is the most important thing in this. ओके तो मैम कहाँ कहाँ हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे आपने SIPs बोला, ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में होता है, FDs होती हैं. Yes. सो फॉर अ पर्सन जिसको सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उसकी एक नॉर्मल इनकम है, रेगुलर इनकम है, तो वो कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकता है? ओके तो आई विल नॉट से कि आपको डायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट करने पर जंप करना है. इसका भी एक थॉरो प्रोसेस होता है विच शुड बी फॉलोड. लाइक इफ समवन इज अर्निंग 1 लाख लेट्स से इन अ मिडिल क्लास, तो उसमें पहले आपका इमरजेंसी कवर होना चाहिए. 3 to 6 months के आपके एक्सपेंसेस शुड बी इन FDs या लिक्विड फंड्स, ताकि कोई भी इमरजेंसी आए, कोई भी मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इमरजेंसी आ गई या कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो आपको अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स तोड़नी नहीं पड़ेंगी. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके पास अच्छा सा हेल्थ कवर होना चाहिए. 20-25 lakhs का फैमिली फ्लोटर प्लान होना चाहिए, ताकि इंडिया इज़ जस्ट 1 हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी. कोविड में बहुत सारे लोगों ने अपनी काफ़ी सेविंग्स लूज़ कर दी हैं बिकॉज उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था ही नहीं. एंड कोविड के बाद काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी चला है. थर्ड इज़ टर्म इंश्योरेंस. जो भी आप अर्न कर रहे हो उसका 10 to 15 टाइम्स का इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, ताकि ब्रेड अर्निंग मेंबर अगर गॉड फॉरबिड्स कुछ होता है तो उसकी फैमिली डजंट सफ़र. इसके बाद आती है आपकी इन्वेस्टमेंट. एंड इन्वेस्टमेंट का बेस्ट वे इज़ SIPs, mutual fund. Okay. Yeah. SIP and mutual fund, they are one and the same thing? They are one and the same thing. SIP is systematic investment plan. हाँ जी. इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो इन अ कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स. एंड हर म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स की रेंज अलग होती है. दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. हम एज अ CFP एक रिस्क एनालाइजर देते हैं. अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उनका थोड़ा हायर रिस्क में डालते हैं, जिसमें इक्विटी पोर्शन ज़्यादा होता है. अगर किसी को रिस्क कम लेना है तो उनके बैलेंस्ड और लिक्विड फंड्स में डालते हैं, जिसमें आपको यू गेट अ नॉमिनल 8 to 9% रिटर्न. अदरवाइज वी एज्यूम 14 to 15% CAGR गिवन बाय SIPs इन म्यूचुअल फंड्स, जिससे आप बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो. लाइक आई वुड से अगर आप 10,000 की SIP स्टार्ट करते हो एंड यू डू इट फॉर 30 years, तो इट कैन ग्रो अप टू 5 crores in 30 years. Okay. Time is the main thing over here. Over here. Yes, Yeah. correct. You have to be consistent with Yes. it. Okay. मैम आप बात कर रहे थे कि एक मिडिल क्लास पर्सन 1 से 2 लाख कमाता है, तो आई वुड लाइक टू गो बैक टू दैट. जो 1 से 2 लाख भी कमा रहा है आज की डेट में, वो भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है. ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडिया में आज की डेट में लोग स्टेटस सिंबल पे ज़्यादा बिलीव करते हैं. अगर किसी ने न्यू कार ले ली तो उन्हें भी न्यू कार लेनी है. लेट्स से अगर कोई 1 लाख अर्न कर रहा है बट उसका पोटेंशियल ही नहीं है कि ही कैन अफोर्ड अ न्यू कार और अ न्यू हाउस, एंड स्टिल सोसाइटी को दिखाने के लिए ही बाइज इट. सो वो EMI सर्कल में फंस जाते हैं एंड दे गेट फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड. डिस्पाइट ऑफ saving 20-30% of their income, they put it into EMIs. Yes. As basic as buying an iPhone. Yes, as basic. iPhone is also considered to be a status symbol, especially Yes. amongst Gen Z. So they are very, very stressed about these things that they are not able to buy, and they have to be in that social circle just to maintain that. And because of that, ये Gen Z में बहुत है कि wealth build करने से ज़्यादा wealth दिखाने पे emphasis. Instant validation, I would say. Yes, definitely. कि उनको मतलब just to be recognized and validated in the society, वो ये चीज़ें करते I think हैं. Gen Zs के लिए it is more like therapy. अगर वो बोर हो रहे हैं they start spending. अगर उनको भूख भी लग रही है they start spending. Stress है they start spending. That is the pattern. But Gen Zs में एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि थोड़ा माइंडफुल इन्वेस्ट भी करते हैं वो. Like all other people, चाहे वो मिलेनियल हो या हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, जेंजिस थोड़ा इन्वेस्ट भी करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं इंस्टेंट वैलिडेशन के लिए, फालतू का खर्चा बहुत करते हैं, बट कहीं ना कहीं दे नो कि इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, तो मैम अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली मीन्स?
आई वुड से फाइनेंशियल फ्रीडम डजेंट मीन कि आपके पास 10 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं. इट ओनली मीन्स कि आपके पास टाइम है वो करने के लिए जो आप करना चाह रहे हो. यू आर नॉट वर्किंग फॉर मनी एनी मोर, योर मनी इज़ वर्किंग फॉर यू. आपको अगर लेट्स से आपके पास 5 घर हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको 5 प्रॉपर्टीज़ का रेंट आ रहा है एंड आप उसके थ्रू अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो. आपके पास स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, आप उसमें से SWP कर रहे हो, आपके पास डिविडेंड्स का अमाउंट आ रहा है जिससे आप अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो, एंड दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम. अंडरस्टूड. सो मैम, आइडियली फॉर एनीबडी वाचिंग दिस, हमें कितना परसेंटेज अपनी अर्निंग्स का सेविंग्स में डालना चाहिए? एज लो एज 10% मिनिमम आपको डालना चाहिए. Okay. देखो, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें इन्वेस्ट करना है तो दे शुड हैव ह्यूज कॉर्पस, बी इट इन lakhs और करोड़, बट ऐसा नहीं है. SIPs आप स्टार्ट कर सकते हो 500 से भी और 1000 से भी. इवन 1000 का SIP कैन टर्न इनटू 56 lakhs इन 30 years एंड 1 करोड़ इन 35 years, विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस किसी की भी लाइफ में. तो 10 to 20% आप अपनी इनकम का, जो भी सोर्स है आपकी इनकम का, उसको इन्वेस्ट करो. एंड एज योर इनकम ग्रोज, डोंट फोकस कि उस ग्रोथ से आप अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज़ कर रहे हो. लाइफस्टाइल के साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ करनी है. अगर आपकी सैलरी लेट्स से 10% इंक्रीज़ हुई है, 10% आप लाइफस्टाइल के खर्चे इंक्रीज़ करो, पर 10% सेविंग्स भी इंक्रीज़ करो. ओके मैम. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा फॉर वुमेन. क्योंकि जब वुमेन वाला एस्पेक्ट आता है तो वुमेन अपने फाइनेंसेस खुद हैंडल नहीं करती. दे गो टू द फर्स्ट मेल फिगर दे हैव इन द फैमिली फॉर मैनेजिंग द फाइनेंसेस. सो how financial freedom is important and managing her own finances for a woman? Okay, इंडिया इज़ अ पेट्रियकल सोसाइटी जहाँ पर वुमेन को हमेशा फाइनेंस के टेबल से दूर ही रखा जाता है. उनको माना जाता है कि वो घर का काम करें, घर का बजट संभालें, बस. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो या कोई भी ऐसा डिसीजन हो विद रिस्पेक्ट टू मनी, दे आर नॉट टेकन एडवाइस फॉर. तो वीमेन को ये सीखना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में. वीमेन आर अर्निंग, दे नो हाउ टू मैनेज हाउसेज, दे नो हाउ टू डू देयर जॉब. सो उनको अपने फाइनेंसेस को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देती हूँ. आई हैव अ क्लाइंट हु इज़ अर्निंग लिटरली 1 crore a month. शी इज़ अ HR एंड शी, व्हेन आई फर्स्ट मेट हर, उसको नहीं पता था उसका 1 crore कहाँ जा रहा है. her husband used to manage that amount and उसमें से she was only like responsible for a 10,000 का SIP out of that 1 crore. So we sat down in her office in an MNC and पूरा हमने नोट डाउन किया and within 5 months का टाइम लगा उसको सारा मैनेज करने में. आज की डेट में उसका है 30 lakhs का पर मंथ का SIP है उसके नाम पर, लेकिन उससे पहले उसको नहीं पता था 1 crore उसका 1 महीने का कहाँ पर जा रहा है. 1 crore 1 महीने का, 1 crore 1 महीने का सैलरी. दैट्स, आई थिंक आई फील सो बैड फॉर हर कि वो इतनी मेहनत कर रही है, इतना अर्न कर रही है, इतना बड़ा स्टैचर है उसका, एंड शी डजंट नो कि उसका वंस है. यू कैन नॉट से कि वो अपना पैसा मैनेज नहीं कर रही होगी, बट येस व्हेन वी टॉक्ड इवन आई वाज शॉक्ड कि डिस्पाइट ऑफ अर्निंग ह्यूज अमाउंट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो उनके सामने बाकी औरतों को तो हम क्या ही बोल सकते हैं, बिकॉज इंडिया का माइंड सेट ही ऐसा है. बट दिस इज़ ऑल्सो चेंजिंग विद टाइम. women are taking charge of their own finances. I have my friend circle जो अपने finances को खुद अच्छे से take care कर रहे हैं. तो yes, this is changing. Okay, that's nice. And ma'am, now let's talk about very very recent times में जो भी changes आ रहे हैं. Inflation से start करते हैं. How would you explain inflation? Inflation in simple words is महंगाई. अगर किसी को समझना है तो आज की डेट में अगर किसी के पास 100 रुपीज़ हैं एंड लेट्स से 100 में एक पेन आ रहा है, इज़ फाइन, बट उन्होंने वो पैसे रख दिए अपने वॉलेट में, उनको लगा कि अगले साल पेन खरीदना है, बट इन्फ्लेशन है 6 to 7% इन इंडिया. कल की डेट में वो पेन हो जाएगा 106 रुपीज़ का, बट वो कैश की वैल्यू इज़ इंटैक्ट, 100 का 100 है. तो वो कल की डेट में अगर पेन खरीदने जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दैट पेन. That is inflation with the simplest example. In India, inflation is recorded at 6 to 7%, जो बेसिक हमारा दूध सब्जी वगैरह होता है इन चीज़ों का. बट हेल्थ केयर इन्फ्लेशन इज़ 10 to 12%. एजुकेशन इन्फ्लेशन इज़ 12% in India.
एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज़ 14 to 15%. एंड लोग आज की डेट में अभी भी अपना मेजर चंक ऑफ अमाउंट सेविंग्स बैंक्स में रखते हैं, एफडीज़ में रखते हैं, जो 6 to 7% भी बीट नहीं कर पाता है. तो दिस इज़ अ मेजर कंसर्न. ओके, तो यहाँ पे लोग गलत जा रहे हैं, मतलब पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखना इज़ नॉट ओके, नॉट एट ऑल अ वाइज ऑप्शन. Okay. इवन एफडीज भी, क्योंकि एफडीज में आपको जो अमाउंट रख रहे हो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है हाँ, इट्स स्टैंडर्ड 6-7% प्लस हाँ दैट जी। इज टैक्स 30%. तो नेट रिटर्न आपका 4%, 4.5%, विच इज़ Okay. वे लेस देन इन्फ्लेशन रेट 6-7%. सो आपको एम करना चाहिए कि आप एटलीस्ट 7 to 8% अर्न करो, ताकि एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट नहीं कर रहा बट At एट least- सेम पार, सेम लेवल. At same level. Okay. Yeah. So, ma'am, we have recently seen कि cost of fuels they are going up. Yes. And आने वाले टाइम पे भी जैसे geopolitical scenario हमारा चल रहा है, we are expecting the rates of everything to rise. Yes. So ऐसा क्यों हो रहा है? आज ही ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट में न्यूज़ देख रही थी, फ्यूल प्राइस है फर्दर इंक्रीज बाय 0.9 पैसा Yes. ऑल ओवर द इंडिया. Yes. तो ये बढ़ेगा बिकॉज इंडिया अपना 90% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, एंड विद द यूएस ईरान वॉर स्टेट ऑफ हॉर्मज इज़ ब्लॉक्ड, जिसके कारण क्रूड ऑयल सप्लाई हो ही नहीं रहा है. एंड शॉर्टेज हो रही है फ्यूल की हर जगह. गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखना पड़ रहा है अपना जो भी रिजर्व में से, उसको कैसे मैनेज करना है. अभी फ्यूल महंगा हो रहा है बट आने वाले टाइम में कैपिंग भी लग सकती है. तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है. ट्रांसपोर्टेशन में जो भी आपकी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, चाहे वो सब्जी हो या कुछ भी हो, वो चीज़ें महंगी होंगी. बिकॉज अगर दिल्ली से मुंबई जा रहा है कोई सामान और फ्यूल महंगा हो गया तो उसमें जो चीज़ जा रही है वो भी महंगी होगी ना. रिसेंटली दूध भी महंगा हुआ है, 2 रुपीज़ पर लीटर. तो लोगों को पता नहीं लग रहा है बट वॉर इनडायरेक्टली उनके घरों पे हिट कर रही है और अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया. एलपीजी महंगा हो चुका है. बिल्कुल. यस. ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, अभी जो रीसेंट अनाउंसमेंट करी है मोदी जी ने उससे रिलेटेड है. उन्होंने 2-3 एडवाइजरीज भी दी हैं दैट वर्क फ्रॉम होम 2 दिन हफ्ते Yes. में करना है, ट्राई टू नॉट ट्रैवल मच, ट्राई टू invest whatever money you have in travel in India itself, so that all we understand. मोदी जी ने ये क्यों बोला है कि अगले 1-2 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना? ओके, सो गोल्ड इज़ अनदर थिंग दैट इंडिया इम्पोर्ट्स. और गोल्ड जब इम्पोर्ट करता है तो इंडिया उसका पेमेंट यूएसडीज में करता है, डॉलर्स में करता है, ओके, जिससे डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती है एंड रुपी उसके अगेंस्ट डिप्रिशिएट होता है. अब अगर हम गोल्ड को और इम्पोर्ट करेंगे और ख़रीदेंगे तो रुपी और डिप्रिशिएट होगा. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पिछले 1 साल में इंडियन रुपी 10% से ज़्यादा डिप्रिशिएट हो चुका है अगेंस्ट द डॉलर. आज की डेट में इट इज़ अराउंड 96.7 या कुछ ऐसा चल हाँ रहा जी. है. तो इस चीज़ को रोकने के लिए मोदी जी ने बोला है कि अपने गोल्ड फिजिकल गोल्ड अगर आप खरीद रहे हो, गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हो, चाहे घर में शादी ही क्यों ना हो, होल्ड दैट फॉर नाउ, ताकि इंडिया एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे अपने इंपोर्ट्स को कम कर सके एंड इस इकोनॉमिक डिज़ास्टर को होने से बचा सके. एंड यहाँ पे एक बड़ा मैसेज मैं भी देना चाहूँगी कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है इस पॉइंट पे, तो गो फॉर डिजिटल गोल्ड. फिजिकल गोल्ड बिल्कुल अवॉइड करो, चाहे वो फिजिकल बार्स हों या फिर फिजिकल ज्वेलरी हो. इंस्टेड गो फॉर गोल्ड ETFs, डिजिटल गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड्स. डिजिटल गोल्ड क्या होता है मैम? डिजिटल गोल्ड इज़ जो पेटीएम वगैरह जैसी ऐप्स पर होता है, बट दैट इज़ नॉट सेबी रेगुलेटेड. सेबी रेगुलेटेड क्या है? गोल्ड ETFs या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स. पहले था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स विच गवर्नमेंट हैज़ डिसकंटिन्यूड, बट देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ गोल्ड जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने एंड विल रोल आउट इन कमिंग फ्यू डेज. EGR, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन. अगर आपको इन्वेस्ट करना है उसमें आप अपने डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हो. एंड मैम, गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, हाउ इज़ इट? बिकॉज प्राइमरली अगर हम जैसे अपने बड़े बुज़ुर्गों की बात करें या अपनी फैमिलीज़ में बात करें तो उनके मतलब इन्वेस्टमेंट का होता है कि गोल्ड ख़रीद के रख लेते हैं. और एंड हमने गोल्ड का प्राइस देखा है कि पिछले 10-15 सालों में जितना राइज करा है, आई मीन जब हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं या दादी दादू से बात करते हैं, वो बताते हैं कि हमारे टाइम पे तो कितना हमने तो 1000 तोले में भी लिया है, 2000 में भी लिया है, 3000 में भी लिया, एंड आज की डेट में इट्स क्रॉस्ड 1,40,000 बेंचमार्क.
तो हाउ इज़ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, इज़ इट अ गुड आइडिया? ओके, यहाँ पर गोल्ड को काफ़ी इमोशनली देखा जाता है. हाँ जी. And it is basically considered as स्त्रीधन also, हाँ जी. because it is passed down the generations as a legacy as well. So gold is a good investment, but I would say कि अगर आप returns generate करवाना चाहते हो या उसको as investment देख रहे हो, वो इतना अच्छा option नहीं है. मैं बताती हूँ, मेरी शादी के टाइम पे गोल्ड था 33,000 एंड ड्यूरिंग कोविड 2020 में भी इट वाज अराउंड 37,000 ओनली. तो आई रिमेंबर आई बाइंग एट दैट टाइम ऑल्सो. 2 साल पहले भी आई बॉट इट एट 77,000, पर पिछले 2 सालों में गोल्ड हैज़ इंक्रीज्ड बाय अ लॉट. सो ओवरऑल लॉन्ग रन में देखे जाए तो गोल्ड का रिटर्न्स आर 9 to 10% के बीच में. बट लॉन्ग टर्म अगर आप आज खरीद रहे हो और एक्सपेक्ट करो आपको नेक्स्ट ईयर 9% मिलेगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स प्ले अ मेजर रोल इन दिस. इसमें सिर्फ एक इकोनॉमी नहीं है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिसाइड्स द फैक्टर ऑफ गोल्ड. अगर किसी को गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में एज एन इन्वेस्टमेंट रखना है तो 10 to 20% इज़ द आइडियल अमाउंट, बिकॉज इट इज़ द परफेक्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. इट इज़ द सेफेस्ट हेवन. जब भी कोई वॉर भी होती है, कोई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, तो लोग अपना पैसा हर जगह से हटाकर गोल्ड में डालते हैं. इसलिए गोल्ड इज़ द सेफेस्ट हेवन, बट नॉट मोर देन 10 to 20% ऑफ रिटर्न्स ऑफ पोर्टफोलियो. अगर किसी का 1 crore का पोर्टफोलियो है तो 10 to 20 lakhs गोल्ड कैन बी देयर, उससे ज़्यादा नहीं. ओके. एंड मैम, गोल्ड का प्राइस की जो आप बात कर रहे थे कि 2020 कोविड तक भी इट वाज अराउंड 37,000 एंड टुडे वी आर इन 2026 एंड टुडे इट हैज़ क्रॉस्ड 1,40,000 एंड वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग इट टू गो अप. व्हाई इज गोल्ड प्राइसिंग शूटिंग लाइक एनीथिंग? Because of the demand, even silver has gone up to, Yes. it went up to 4 lakhs, it came back to 2.8, 2.9 right now I think. But ये सारा geopolitical है. सिल्वर तो फिर भी यूज़ हो रहा है इन EV things, the chips and all. But gold emotional buy कर रहे हैं. Gold central economy handle करता है. Central banks are buying gold, China is buying gold, all major countries are buying gold because they are कहीं ना कहीं trying to weaken the US dollar, जिसके कारण गोल्ड इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल. और जब ये हो जाएगा तो आई डोंट थिंक गोल्ड में इतना अप्रिसिएशन आएगा. अच्छा, बट डेप्रिशिएट होने के तो चांसेस नहीं है गोल्ड के? नहीं है. आई मीन इट विल नॉट गो टू 1 lakh और 1,20,000 नहीं जाएगा. ओके. एंड मैम, गोल्ड और सिल्वर में से बेटर ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है? ऑलवेज गोल्ड. सिल्वर नहीं है. सिल्वर ठीक है, स्पेकुलेशन है. बट सिल्वर की तो बहुत हाइप हो रखी है अभी कि सिल्वर में अगर पैसे डाल लें तो सिल्वर में डालो. वही है, इट इज़ जस्ट हाइप. इतना उसमें कुछ भी नहीं रिटर्न आप एज्यूम कर सकते. सिल्वर अप डाउन चलता रहता है, काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, बट इट इज़ नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. करना है थोड़ा 2-3% ऑफ पोर्टफोलियो आप कर सकते हो, दैट टू इन गोल्ड सिल्वर ETFs. सॉरी. ओके मैम, हम थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं. अगर किसी ने 5,000 से स्टार्ट करनी है इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्या? अगर उनका इमरजेंसी फंड इन प्लेस है, उनकी इंश्योरेंसेज आर इन प्लेस, एंड तो दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन SIPs, दैट इज़ म्यूचुअल फंड्स. दे कैन इन्वेस्ट इन Nifty 50 इंडेक्स फंड. दे कैन इन्वेस्ट इन मल्टी कैप फंड्स फॉर स्टार्टिंग. अगर आप 5,000 करो तो आपको ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू टेक मच ऑफ अ रिस्क इन स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स. नॉर्मल मल्टी कैप लो या फ्लेक्सी कैप लो एंड यू आर गुड टू गो. सेविंग मनी एंड इन्वेस्टिंग मनी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? ओके, सेविंग इज़ अगर आपका पैसा कैश में पड़ा है घर पे, दैट इज़ सेविंग. आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, दैट इज़ सेविंग, बिकॉज उसमें आपको कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं कर रहे हैं. सेविंग्स अकाउंट में हो रहा है 3%, बट वो अगेन इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रहा, तो दैट डजेंट होल्ड एनी वैल्यू. पैसे की वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट हो रही है. इन्वेस्टिंग इज़ जब आपका पैसा आपको रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है जो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, एंड विद टाइम द वैल्यू इज़ ग्रोइंग. लाइक लेट्स से अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, यू गेट 12 to 15% रिटर्न्स. इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, आपका 100 रुपया आज का कल की डेट का 112 रुपीज़ हो जाएगा. सो दैट इज़ इन्वेस्टिंग. एंड हर किसी को इन्वेस्टमेंट्स पर ही बेट लगाना चाहिए, बिकॉज अगर आप सेविंग्स अकाउंट में रखोगे द वैल्यू ऑफ मनी विल डिग्रेड. आप इन्वेस्ट करोगे तो इन्फ्लेशन को बीट करोगे, आपका पैसा ग्रो होगा, एंड विद टाइम वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हो.
stocks versus mutual funds. For a beginner, which is better? If someone is beginning his journey in investment, I would say mutual funds. देखो स्टॉक्स आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर एनालिसिस चाहिए, यू नीड टू नो फुल टेक्निकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. आप मुझे ऐसे बताइए कि जिसको स्टॉक मार्केट का ABCD नहीं पता, ठीक है, एंड हमारे जो जेनजी ऑडियंस है उनको बहुत क्रेज़ रहता है इस चीज़ का, दैट मेरे पास पैसे आएंगे मैं स्टॉक्स में डालूंगा. कहाँ से डालने हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, एज बेसिक एज क्रिएटिंग अ डीमैट अकाउंट, आप सारी स्टेप्स बताइए. तो सबसे पहले तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ज़ीरोधा में हो या जिसमें आपका बैंक अकाउंट है उसमें लो, ग्रो में लो. डीमैट अकाउंट अगर एक बार आ गया उसमें आपने पैसे ऐड किए एंड यू कैन बाय स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स बोथ. लेकिन स्टॉक्स आप तभी बाय करना जब आपको नॉलेज है, अदरवाइज म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन. यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टॉक लेट से आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, आपने 10,000 का रिलायंस का शेयर खरीद लिया, अगेन उस पर रिसर्च किया आपने तभी आप उसको खरीदोगे, अदरवाइज खरीदने का फ़ायदा नहीं है. बट यहाँ पर लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, फ्री के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे टिप्स आती हैं एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर स्टॉक विच इज़ टोटली रॉन्ग. बिकॉज वो लोग एक तो मिसलीड करते हैं आपको, वो अपने फ़ायदे के लिए आपको सजेस्ट करते हैं एंड वो चीज़ नहीं करनी है. इससे बेटर आप म्यूचुअल फंड्स में डालो. एक म्यूचुअल फंड लेट्स से निफ्टी 50 इंडेक्स, उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं, आपको 50 कंपनीज़ को एनालाइज नहीं करना है. फंड मैनेजर बैठा हुआ है, वो एनालाइज करेगा ऑन योर बिहाफ. आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना 10,000 इन्वेस्ट करना है एंड छोड़ देना. बैक एंड पे फंड मैनेजर काम करेगा, आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा एंड वो निफ्टी के अकॉर्डिंग ग्रो होगा. मैम जो इंश्योरेंसेस होती हैं जैसे LIC लोग काफ़ी बेचते हैं खरीदते हैं, ये इंश्योरेंसेस आर दे एन इन्वेस्टमेंट? नहीं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स. जैसे LIC आपने बोला, दीज आर प्योरली एंडोमेंट प्लान्स, जिसमें अगर आप कुछ भी अमाउंट डालते हो ये इंक्रीज होकर आपको एट द एंड ऑफ टेन्योर ओनली 3 to 4% रिटर्न्स देगा. LICs में पैसा डालना और ये कहना कि वो आपकी इंश्योरेंस है इज़ नॉट अ वाइज आइडिया. ऐसे ही एक प्रोडक्ट होता है यूलिप, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. इसमें भी लोग ये कहकर बेचते हैं, बैंक्स ये कहकर बेचते हैं कि इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है और इसमें आपका पैसा भी ग्रो करेगा, लेकिन इसका प्रीमियम इतना ज़्यादा होता है. दीज आर हाईली कमीशन प्रोडक्ट्स. इसमें रिटर्न मिलता है आपको 8 to 10% अच्छे से मिलता है रिटर्न, बट कमीशन बहुत ज़्यादा जाता है. इंश्योरेंस इज़ वेरी नेग्लिजिबल. इससे अच्छा आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को सेपरेट रखो. इंश्योरेंस में हेल्थ कवर लो, टर्म प्लान लो, आपकी इंश्योरेंस सॉर्टेड है, आपके प्रीमियम्स उसमें कम जाएंगे और जो बचा हुआ पैसा है उसको आप इन द फॉर्म ऑफ SIP म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो. दिस वे आप इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को सेपरेट करके अपने आप को अच्छे से सिक्योर कर सकते हो. एंड मैम सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, तो उस पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रिटायरमेंट प्लान्स इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर समवन टू इन्वेस्ट, बट अगर आप 20 ईयर्स के हो या 30 ईयर्स के हो, तो अगर आप किसी बैंक के रिटायरमेंट प्लान में जा रहे हो उसमें इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ दैट गुड ऑप्शन, बिकॉज वो पैसा 60 ईयर्स की एज तक लॉक्ड इन रहता है. लेट्स से कल को आपने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया एंड यू चूज़ टू टेक VRS, आपने जॉब छोड़ दिया, तो आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा टिल द टाइम यू टर्न 60 ईयर्स. इसलिए वैसे प्लान लेने की बजाय आप गो टू एडवाइज़र, SIP स्टार्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो. म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि उसमें पैसा लॉक्ड इन नहीं रहता. आपने आज उसमें इन्वेस्ट किया, आप उसमें से कल की डेट में विड्रॉ भी कर सकते हो एंड इंस्टेंटली 2-3 डेज में पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा. तो रिटायरमेंट प्लान से अच्छा है इंडिविजुअल प्लान बनवाइए एंड इन्वेस्ट एज पर दैट प्लान. मैम हाउ इम्पोर्टेंट इज़ एस्टेट प्लानिंग? जैसे हम कहते हैं कि विल सबको बना के रखनी चाहिए, तो वाई इज़ दैट इम्पोर्टेंट? एस्टेट प्लानिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉमिनी एंड द अदर थिंग इज़ लीगल हायर. सबको लगता है कि अगर उन्होंने अपनी FDs में, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में किसी को नॉमिनी बना दिया तो उनके जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगा, बट एक्चुअली लीगली ऐसा नहीं होता इंडिया में. नॉमिनी इज़ जस्ट अ ट्रस्टी. आपकी सारी प्रॉपर्टीज़, आपका सारा जो भी आपके पास एसेट्स हैं वो आपके सिर्फ लीगल हायर को जाएंगे. अगर हम बात करें इन केस ऑफ अ मेल, इफ़ ही पासिस अवे, तो उसके लीगल हायर्स आर उसकी मदर, स्पाउस एंड चिल्ड्रन.
एंड अगर उसको किसी और को अपने एसेट्स देने हैं तो उसका नाम विल में होना चाहिए. अगर नहीं है नाम विल में, अगर उसने विल नहीं बनाई तो उस थर्ड पर्सन को कुछ भी नहीं मिलेगा आउट ऑफ हिज एसेट्स. एंड इन केस ऑफ अ फीमेल, हर लीगल हायर्स आर ओनली हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. इनके अलावा उसकी प्रॉपर्टी का कुछ भी किसी को नहीं मिलेगा इन केस शी डजंट हैव अ विल. बट अगर उन्हें किसी थर्ड पर्सन को देना है, लाइक शी वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ अ पेरेंट्स आफ्टर शी पासिस अवे, तो शी हैज़ टू मेक अ विल ताकि उसके मरने के बाद उसके एसेट्स उसके पेरेंट्स को जाएं. इसलिए विल बनाना एक मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मैम नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे इज़ लोन्स. लोन्स इंडिया में बहुत लोग लेते हैं, स्पेशली घर बनाने के लिए. तो इज़ दैट अप्रोप्रिएट डिसीजन? घर लेने के लिए लोन लेना इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस आई वुड से. बट इस चीज़ का भी एक टाइम होता है. अगर किसी ने काम करना, जॉब करना, अर्न करना अभी स्टार्ट किया है एंड वो इनकम आते ही अपनी सैलरी का 50% लेट्स से EMI में लॉक कर देता है, दैट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन. बिकॉज उसके पास सिर्फ 50% बच रहा है बाकी खर्चों के लिए, सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए. एंड जैसे आप अर्न करना शुरू करते हो वो टाइम होता है जब आप अपने एसेट्स बिल्ड कर सकते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो. तो एज सुन एज यू स्टार्ट अर्निंग, लोन लेना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन. बट जैसे आप 30s में जाते हो, 40s में जाते हो, आपकी इनकम अच्छे लेवल तक पहुंच जाती है, आप अच्छे से अर्न करते हो, तो आप होम लोन भी ले सकते हो. बस इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपकी जो होम लोन की EMI है या ओवरऑल EMIs हैं, दे शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ वट एवर यू आर अर्निंग, ताकि 20% आप सेव और इन्वेस्ट भी कर सको एंड बाकी 50% में आप अपने डेली खर्चे, नीड्स, वांट्स सब पूरी कर सको. तो ये अगेन पर्सनल चॉइस है. बट लॉकिंग योर अमाउंट इन EMIs इन अर्ली स्टेजेस ऑफ योर करियर इज़ नॉट एट ऑल अ वाइज डिसीजन. ओके मैम. एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इम्पल्सिव बाइंग? कोई चीज़ देखी, पसंद आ गई, खरीद ली, ज़्यादा टाइम नहीं दिया सोचने का. मैं खुद एक इम्पल्सिव बायर रही हूँ इन द पास्ट. लाइक मूड हुआ तो गई एंड 25-50,000 उड़ा दिए. आई वॉज लाइक दिस वंस बैक 10 years अगो. बट आज की डेट में मैं नहीं है बिकॉज आई फॉलो अ सिंपल रूल. अगर किसी को इम्पल्सिव बाइंग का शौक है तो दे शुड गो. अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आ रही है, लेट्स से कुछ 10,000 का है एंड दे वांट टू बाय इट, स्टॉप. उस टाइम पे रुको, हफ्ता 10 दिन वेट करो, उसके बाद आस्क योरसेल्फ या वहाँ पर दोबारा जाओ एंड देखो कि क्या आपको एक्चुअली उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. अगर हाँ तो ले लो विदाउट सेकंड थॉट, बाय इट. बट अगर नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड इन दोज 10 days का गैप कि आपको लेना है कि नहीं लेना है. एंड ट्रस्ट मी, से इम्पल्सिव बाइंग बहुत अच्छे लेवल तक कंट्रोल होते हैं एंड आई एम फॉलोइंग दैट टिल डेट. दैट्स अ नाइस टिप फॉर द ऑडियंस. यस. ओके. एंड उसके अलावा मैम अगर हमने ये पहले भी बात करी थी SIPs और FDs की, RDs भी होती हैं. तो FD, RD और एक फ्लेक्सी RD भी होती थी. आई डोंट नो अब वो बैंक्स में इतना रिलेवेंट है कि नहीं है. तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है इन्वेस्टमेंट का? ओके, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, FDs और RDs आर काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग. FDs में आप लमसम डालते हो एक बार में, RD में हर महीने आपका डिडक्ट होकर जाता है. बट वो कंपाउंड नहीं होता फिर, मतलब नहीं, अगेन 7% रिटर्न एंड दैट टू टैक्सेबल. सो दैट डजेंट मेक सेंस अनटिल एंड अनलेस आपका एक इमरजेंसी फंड है, उसको आप FD में रखो, उसके अलावा मत रखो. बिकॉज नेट रिटर्न वहाँ पर इज़ 4%. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कुछ भी अमाउंट का, उस चीज़ के लिए SIP बेस्ट है. FDs में आपके पास टैक्स लग रहा है, सबसे बड़ी बात. लोगों को ये पता ही नहीं चलता और वो टैक्स सबसे बड़ा आपको लॉस देकर जाता है एंड इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाता है. SIPs में टैक्स कब लगता है? जब आप उसको रिडीम करते हो. अगर आपने 10,000 डालना स्टार्ट किया, 30 years के बाद लेट्स से आपके पास 1 crore हो गया. अब आप 1 crore एक साथ अगर रिडीम नहीं करते हो, आपके पास टैक्स लाइबिलिटी आएगी ही नहीं. आप जैसे रिडीम करोगे एज पर टैक्स लॉस, उस टाइम के आपको टैक्स लगेगा. सो एक चीज़ होती है SWP जो मोस्टली रिटायर्ड लोग यूज़ करते हैं. उसमें वो क्या करते हैं, एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स एंड उसमें से रेगुलर मंथली विड्रॉल्स करते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस. इसको एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ. लेट्स से समवन हैज़ रिटायर्ड एंड उनको 1 crore का कॉर्पस मिला है अपने PF से. उसको वो FD में नहीं रखेंगे, उसको वो सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखेंगे, उसको वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू SIP या STP.
उसको इन्वेस्ट करके उसमें से 11% रिटर्न अगर मैं एज्यूम करती हूँ उनको मिल रहा है उसमें, जो कि बहुत इजीली मिल जाएगा फॉर अ रिटायर्ड पर्सन। हम 11% का लेकर चलते हैं रिटर्न। हाँ जी। उसमें से अगर उनके खर्चे आज की डेट में 75,000 है, वो 75,000 ही कैन विड्रॉ फॉर एवर ओके। आफ्टर 25 ईयर्स। उनका जो 1 करोड़ है उसमें से उन्होंने 25 साल तक 75,000 विड्रॉ किया हर महीने। आई एम सेइंग, हाँ जी। तो कैन यू लाइक गेस कि 25 साल के बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी? नहीं, 25 साल के बाद वो 1 करोड़ की वैल्यू होएगी 2.5 करोड़। वो निकाल रहे हैं 75,000 हर महीने, बट वो 1 करोड़ इंक्रीज हो रहा है बिकॉज उसमें रिटर्न्स भी आ रहे हैं एंड आपका विड्रॉल इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द रिटर्न्स। अगर वो 50 ईयर्स तक भी विड्रॉ करेंगे तो उस 1 करोड़ की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 25 करोड़। मतलब ये 1 करोड़ कभी भी ख़त्म नहीं होगा अगर आप इसको बहुत सोच समझ के अच्छे से गाइडेंस लेके इन्वेस्ट करोगे एंड उसमें से आप अपना घर का खर्चा भी चला रहे हो, आप अपने बच्चों को अच्छे से लेगेसी भी पास ऑन करके जा रहे हो एंड टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हो। मैम एक चीज़ और, आज की जनरेशन सब क्रेडिट कार्ड्स बहुत यूज़ करते हैं एंड बहुत रेकलेसली करते हैं एंड जब इनमें बिल आता है तो वो बिल कहते हैं कि हमने इतना स्पेंड नहीं करा था जितना बिल आ गया। तो क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताइए कि इसको यूज़ करने का क्या तरीका है? क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का भी बहुत अलग तरीका होना चाहिए। रेकलेसली हर कोई स्पेंड करता है, आई अंडरस्टैंड, मैंने भी किया हुआ है। बट पुराने ज़माने में क्या होता था, लोगों के पास कैश होता था वॉलेट में, कुछ भी पसंद आया वॉलेट से निकलता था तो उनको दर्द होता था कि यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है। अभी अगर कुछ पसंद आया, कार्ड निकाला, स्वाइप किया और ख़रीद लिया, लेकिन अननोइंगली वो स्पेंड एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बाय द एंड बिल आता है, रियलाइज़ भी नहीं होता कब 1 लाख हो गया, कब उसका 5 लाख हो गया, कब 10 लाख हो गया। क्रेडिट कार्ड के स्पेंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूटिलाइजेशन रेशियो। अगर किसी के कार्ड की लिमिट 10 लाख है तो उसको 3 लाख से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए, वरना उसका सिबिल स्कोर गिरेगा। एंड अनदर थिंग इज़, जब बिल आता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, मिनिमम ड्यू अमाउंट और टोटल अमाउंट टू बी पेड। लोग यूजुअली मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं ये सोच के कि उनका हो गया, बाकी वो नेक्स्ट टाइम सैलरी आने पे कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता। मिनिमम ड्यू अमाउंट के अलावा जो बाकी का है उस पर आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है एंड वो नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड बिल में आपका आता है। सिबिल आपका ख़राब होता है, आपकी क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन ख़राब होती है। तो कार्ड को हमेशा माइंडफुली स्पेंड करना चाहिए, 30% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, या तो गो फॉर मोर क्रेडिट कार्ड्स या अपने बैंक को रिक्वेस्ट करके लिमिट इंक्रीज़ करवा दो, ताकि अगर आपको 5 लाख खर्च करना है तो योर लिमिट शुड बी 15 लाख्स एंड उसको माइंडफुली स्पेंड करो। यू शुड मेक अ ट्रैक ऑफ समथिंग। अगर आप 1 लाख का कुछ ले रहे हो, आपके पास उतना कैश है, आज की डेट में कैश है, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो एंड बिंदास लो। लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है, आप उस चीज़ को कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते तो कार्ड से भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अंडरस्टूड। एंड मैम वन थिंग इज़ अबाउट इंश्योरेंसेस। सबको होता है इंश्योरेंस सिक्योरिटी पर्पस के लिए ले लेते हैं कि आगे चल के अगर हेल्थ डिटोरेट होती है या फिर कोई भी हैपनिंग हो जाती है तो वी हैव अ बैकअप। बट जब इंश्योरेंस रिडीम करने का टाइम आता है तब हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स कहते हैं कि ये चीज़ें आपकी इंश्योरेंस में कवर नहीं हो रही थी। सो फॉर अ पर्सन जो पहली बार इंश्योरेंस लेने जा रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है? क्योंकि हमने बहुत बार इंस्टेंसेस सुने हैं कि वो बोल देते हैं कि ये आपने साइन करा हुआ है, आपने देखा नहीं है, बट ये देखो टर्म्स में लिखा हुआ है, और वो इतने रिफाइंड वर्ड्स में होता है दैट वी यूजुअली मिस बिफोर साइनिंग। तो इंश्योरेंस लेनी चाहिए पहली बात तो, और अगर ले भी रहे हैं तो क्या क्या पॉइंटर्स हमें दिमाग में रखने चाहिए? इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए, फैमिली फ्लोटर प्लान। इंश्योरेंस लोग यूजुअली डिले करते हैं, जो अर्ली 20s में होते हैं, 30s में होते हैं, उनको लगता है कि अभी इंश्योरेंस लेके फ़ायदा नहीं है, जब वो 40s में हो जाएंगे, 50s में हो जाएंगे, तब लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ है, जब आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाह रहे हो तब आप इंश्योरेंस लोगे तो आपको प्रीमियम भी कम मिलेगा, आपके पास कोई डिजीज़ नहीं है तो इंश्योरेंस भी आपको बहुत इजीली मिलेगा। अगर वही इंसान 40s में जाकर इंश्योरेंस खरीद रहा है, सबसे पहले 1-2 डिजीज़ तो आ ही जाएंगे, डायबिटीज़ हो जाएगा, कुछ हार्ट का हो जाएगा, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम्स ही काफ़ी कॉमन है, तो इंश्योरेंस पहले नहीं मिलेगा या बहुत टफ तरीके से मिलेगा। सेकेंडली उसका प्रीमियम इतना ज़्यादा होगा कि आपको लगेगा इंश्योरेंस लेने का फ़ायदा ही नहीं है।
तो आपकी एज में जितना जल्दी हो सके इंश्योरेंस लेना चाहिए। और इंश्योरेंस लेते टाइम काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उसमें को पेमेंट तो नहीं है। को पेमेंट इज़ जैसे 70% बिल हॉस्पिटल पे करेगा, 30% आपको पे करना है। यू मेक श्योर कि सारा पेमेंट हॉस्पिटल करे, उसमें कोई को पेमेंट क्लॉज नहीं हो, रूम रेंट लिमिट नहीं हो, वेटिंग पीरियड्स आपको अच्छे से देखने हैं, किस डिजीज़ में वेटिंग पीरियड है, किस डिजीज़ में नहीं है। लेट्स से आप अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हो एंड योर पेरेंट्स हैव अ पर्टिकुलर डिजीज़, तो मेक श्योर कि उस डिजीज़ में अगर 1 2 3 साल का वेटिंग पीरियड है तो यू शुड नो दैट, गो ट्राई टू गो फॉर दैट जिसमें वेटिंग पीरियड मिनिमम हो, 6 मंथ्स का हो या 1 ईयर का हो, क्योंकि मोस्टली इंश्योरेंसेज 3 ईयर्स का वेटिंग पीरियड देते हैं एंड उससे पहले फिर आपके क्लेम्स पास नहीं होते हैं। Understood. Okay. This has been very, very insightful. So now we will move towards the last segment of the episode, which is a rapid fire. Okay, so the first question is FD or SIP? Although I know the answer to this. SIP always. Gold or real estate? गोल्ड, बिकॉज रियल एस्टेट इज़ नॉट लिक्विड। अगर आपको कल कुछ भी अमाउंट की ज़रूरत पड़ी, आप एक कमरा या एक बाथरूम नहीं बेचोगे, आपको पूरा घर पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी एंड वो इंस्टेंटली बिकेगी भी नहीं। बट गोल्ड यू कैन सेल इट इन पार्ट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। Credit cards, useful or dangerous? यूजफुल इफ स्पेंड वाइजली। Biggest money myth? सैलरी आ रही है, पहले खर्चा करो, जो बच रहा है उसे बचाओ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सैलरी आती है, आपको अपना फिक्स्ड पहले सेव करना है एंड देन बाकी का खर्चा करना। One thing Gen Z wastes money on? इंस्टेंट वैलिडेशन आई वुड से। Nice. One finance habit everyone should adopt? सेविंग एज अर्ली एज पॉसिबल इन देयर लाइव्स। Rich mindset or rich salary? Rich mindset, because I have seen people who are earning 5 lakhs and 10 lakhs and still they are not financially stress free. That's so true. One finance book everyone should read? Rich Dad Poor Dad, Psychology of Money, these are the 2 basic books everyone should read. Okay. Thank you so much, Ritika, for joining us on this episode. It's been really, really insightful. And I think everyone, every person, every viewer out there got some knowledge on how to plan their money, how to invest their savings and use their money wisely. So if you like this episode, make sure that you like, share and subscribe and stay tuned in for the next one.